वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अंदर दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। गोविंद भाई की पाठशाला में उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल, जिसके प्रकाशक हैं निरोगी दुनिया। इस पुस्तक के कई सारे अध्यायों में हमने कई सारे तेलों के बारे में जाना, उसके औषधीय गुणों के बारे में जाना, उसके चमत्कारी प्रयोग के बारे में जाना। इस पुस्तक के लेखक के 2 शब्द, प्रकाशक के 2 शब्द भी जान लिए। इसके साथ तेलों के संबंध में कुछ विशेष जानकारियाँ, इस पर एक अध्याय था उसका भी अध्ययन किया। एक अध्ययन है, चैप्टर है, अध्याय है तेल प्राप्त करने की विधियां। ये अध्याय पहले ही स्वाध्याय करना चाहिए था, लेकिन गलती से नहीं किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि इतनी अच्छी पुस्तक मिली और इतने अच्छे ज्ञान मिले कि मैं उस पर ही तेलों के बारे में ही बताना शुरू कर दिया। उसके लिए भाई आपकी माफ़ी चाहता है। तेल प्राप्त करने की विधियां, इस पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। आप सभी श्रोतागण भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस मुहिम में, इस अभियान में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता, आयुर्वेद के प्रति, होम्योपैथी के प्रति, सरल सफल घरेलू उपचार, दादी नानी के उपचार, कहावतें, संस्कारवान बातें, इन सब के प्रति जागरूकता में हम सबका साथ दें। तेल प्राप्त करने की विधियां। तेल साधारण भाषा में प्राणी तथा पौधे से प्राप्त वे विशेष पदार्थ हैं जिनमें मुख्य रूप से कुछ वसीय अथवा अन्य रसायन जैसे कि टर्पिनॉइड्स होते हैं। अलग अलग तेलों में कुछ न कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि उनमें पाए जाने वाले पृथक पृथक रसायनों के कारण होते हैं। वनस्पतियों में ये तेल मुख्य रूप से बीजों में, पत्तियों में अथवा पुष्पों में और यदा कदा उनकी काष्ठ में होते हैं। वनस्पति तेलों को साधारण रूप से 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, स्थिर तेल एवं उड़नशील तेल, फिक्स्ड ऑयल एवं एसेंशियल ऑयल। स्थिर तेल, इन्हें वसीय तेल भी कहते हैं क्योंकि इनमें वसीय अम्ल फिर चाहे वे किसी भी प्रकार के हों अवश्य पाए जाते हैं। ये स्थिर तेल मुख्यतः 15.5 डिग्री से 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच द्रव अवस्था में रहते हैं। ये तेल मुख्यतः पौधों के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। इन तेलों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्थिर तेल की विशेषता, ये तेल गाढ़े, धीमे बहने वाले, प्रायः हल्के पीले अथवा पीले, कभी कभी अन्य वर्ण के तथा विशिष्ट गंध वाले होते हैं। ये दूसरा जो गुण है, ये अवाष्पशील होते हैं, इसलिए इनका आसवन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इन्हें अधिकांशतः खाया भी जा सकता है। चौथा, इनको साबुनीकृत किया जा सकता है, अर्थात इनसे साबुन भी बनाया जा सकता है। पांचवा, मुख्य रूप से इनमें असंतृप्त तथा अथवा संतृप्त वसीय अम्ल अथवा इनके इस्टर्स होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों में मुख्य हैं पामीटोलिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक अम्ल, एरिकिडोनिक अम्ल आदि। सामान्य संतृप्त वसीय अम्लों में मुख्य हैं ब्यूटेरिक अम्ल, क्रेपोइक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, मायरिस्टिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, अस्टेरिक अम्ल, एरिकिडिक अम्ल इत्यादि। वनस्पति स्थिर तेलों को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, बसा फैट के रूप में, नारियल तेल, पाम ऑयल इत्यादि। न सूखने वाले तेल जैसे जैतून का तेल, बादाम का तेल आदि। अर्ध सूखने वाले तेल
सेमी ड्राई ऑयल्स, अरंडी का तेल, सरसों का तेल आदि। सूखने वाले तेल ड्राइंग ऑयल्स में लिनसीड ऑयल या अलसी का तेल इत्यादि। उड़नशील तेल इसेंशियल ऑयल, जैसा कि नाम से विदित होता है कि ये तेल सामान्य ताप पर भी वाष्प में बदलकर उड़ जाते हैं, अतः इन्हें इथेरियल तेल भी कहते हैं। चूँकि ये पौधे के सक्रिय तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इन्हें इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं। ये निम्न लक्षण से युक्त होते हैं। ये सामान्य ताप पर वाष्प में बदल जाते हैं अथवा हवा में खुला छोड़ने पर उड़ जाते हैं। इनमें मुख्यतः टर्पिन्स तथा टर्पिनॉइड्स होते हैं। टर्पिन्स मुख्य रूप से कार्बन और नाइट्रोजन से निर्मित हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि टर्पिनॉइड्स में ड्राई कार्बन्स के साथ साथ उनके ऑक्सीजनेटेड वियुक्तपन भी होते हैं। सभी उड़नशील तेल ईथर या अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। ये पानी से हल्के होते हैं। इनमें विशिष्ट गंध होती है। ये पौधे के सभी अंगों में अथवा कुछ विशिष्ट अंगों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी के संपूर्ण पौधों में सुगंध होती है, जबकि नींबू में पत्तियों में मुख्य रूप से होते हैं। उड़नशील तेल मुख्य रूप से कपूर, पिपरमिंट, नींबू, इलायची, सौंफ आदि में होते हैं। उपरोक्त तेलों के विस्तार में जाना इस पुस्तक की सीमा से बाहर की विषय वस्तु है, अतः विस्तार में न जाते हुए हम स्थिर एवं उड़नशील तेलों को किस प्रकार निकाला जाता है इस पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। विभिन्न तेलों को निकालने की अर्थात निष्करण की विधियां अग्र अंकित प्रकार से है। पहला विधि है संपीड़न विधि, दूसरा है आसवन विधि, तीसरा है सामान्य विधि। सामान्य आसवन विधि की जो चित्र है वो दिखाया हुआ है। ये सामान्य आसवन विधि है। दूसरा वाष्प आसवन विधि। ये दो चित्र हैं। संपीड़न विधि अति प्राचीन काल से स्थिर तेल निकालने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता रहा है। इस विधि को घानी से तेल निकालने की विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक भारी गोल पत्थर को एक गोलाकार नाली नुमा रचना में बैल की सहायता से घुमाया जाता है। इस विधि में या तो पत्थर ही बहुत वजनी लिया जाता है अथवा जिस समय बैल चक्कर लगाते हैं उस समय बैल से बंधी हुई लकड़ी अर्थात यक्ष पर तेल निकालने वाला व्यक्ति स्वयं बैठ जाता है। नाली में वनस्पति बीजों को अर्थात जिस पदार्थ से तेल निकालना होता है बिछा दिया जाता है। इन बीजों अथवा पदार्थों पर से पत्थर बार बार घुमाने पर वो दब जाते हैं और उनमें से स्थिर तेल पृथक हो जाता है। अवशेष पदार्थ को खली कहते हैं। वर्तमान समय में बीज इत्यादि को संपीड़ित करने हेतु बड़े बड़े वजनदार प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जिन्हें विद्युत की सहायता से चलाया जाता है। प्राचीन विधि की तुलना में आधुनिक विधि में समय और श्रम की बचत होती है। इस विधि से केवल स्थिर तेल निकाले जाते हैं। आसवन विधि, इस विधि के अंतर्गत केवल उड़नशील तेल निकाला जाता है। स्थिर तेल इस विधि से नहीं निकाला जाता है। आसवन दो प्रकार से किया जाता है, सामान्य आसवन तथा वाष्प आसवन। जैसा कि हमने ये पहला चित्र है सामान्य आसवन विधि, इसके बारे में लिखते हैं। इस विधि के अंतर्गत सामान्य आसवन के अंतर्गत एक बड़े फ्लास्क में थोड़ा सा जल लेकर उसमें जिस पदार्थ से उड़नशील तेल निकालना होता है उसे डाल दिया जाता है। इस फ्लास्क के मुख को रबड़ के एक कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। इसी कॉर्क से एक संघनित्र यह वह भाग होता है जो वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलता है को जोड़ दिया जाता है।
संघनित्र का दूसरा मुख उस पात्र में खुलता है जिसमें हमें तेल को एकत्रित करना होता है। अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिसके कारण उड़नशील तेल वाष्प में बदल जाता है। जब यह वाष्प संघनित्र में पहुंचती है, तब वहां इसे ठंडा करके द्रव्य में बदल दिया जाता है। यही द्रव्य उड़नशील तेल होता है। यदि इसके साथ जल आ जाता है तो उस स्थिति में द्रव्य पृथक्करण की सहायता से उसे पृथक कर लिया जाता है। सामान्य आसवन विधि का चित्र अभी आपने देखा। दूसरा है वाष्प आसवन विधि। वाष्प आसवन के अंतर्गत जिस पदार्थ से उड़नशील तेल निकालना होता है, उसे एक पात्र में थोड़े से जल अथवा ईथर के साथ लेते हैं। उस पात्र में एक वाष्प उत्पादक की सहायता से वाष्प भेजते हैं। वाष्प के प्रभाव से उस पदार्थ में उपस्थित उड़नशील तेल वाष्पीकृत होकर जल अथवा ईथर की वाष्प के साथ साथ संघनित्र में आ जाता है। संघनित्र में उड़नशील तेल तथा वाष्प संघनित्र होकर द्रव में बदल जाते हैं। उड़नशील तेल तथा संघनित्र वाष्प अर्थात जल अलग अलग स्तर बना लेते हैं, जिन्हें पृथक्करण की से अलग कर लिया जाता है। वाष्प आसवन विधि का चित्र भी आपने देख लिया। साधारण विधि तेल प्राप्त करने की एक साधारण विधि भी है, जिसके अंतर्गत ऐसे उड़नशील तेलों को प्राप्त किया जाता है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इस विधि के अंतर्गत पौधे के जिस भाग में उड़नशील तेल होता है, उसे पौधों से पृथक करके जल से आधे भरे हुए किसी पात्र में डाल दिया जाता है। ये पदार्थ पानी की सतह पर तैरता रहता है तथा इसमें जो भी घुलनशील तेल होता है वह धीरे धीरे जल में घुलता जाता है। पर्याप्त समय के पश्चात इस पदार्थ को हटाकर उसके स्थान पर नवीन पदार्थ उसी जल में मिला देते हैं। इस प्रकार जल में धीरे धीरे उड़नशील तेल का प्रतिशत बढ़ता जाता है। बाद में इस तेल को अलग कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम गुलाब की पंखुड़ियों से उड़नशील तेल प्राप्त करना चाहें तो हम पर्याप्त मात्रा में गुलाब की पंखुड़ियों को अलग करके उन्हें लेकर एक पात्र में आधे भरे हुए जल में डाल देंगे तथा उस पात्र में उन्हें 5-6 घंटे या और अधिक समय तक पड़ा रहने देंगे। बाद में उन पंखुड़ियों को निकालकर उसी जल में गुलाब की अन्य पंखुड़ियां डाल देंगे, उन्हें भी उतनी देर तक पड़ा रहने देंगे। इस प्रकार 3-4 बार के बाद जल में पर्याप्त मात्रा में गुलाब का तेल उतर आएगा, जिसे पृथक कर लेंगे। उपरोक्त वर्णित इन विधियों के अलावा और भी अनेक विधियां तेल प्राप्त करने की है, किंतु विज्ञ पाठक इन्हीं से जान लें कि तेल किस प्रकार प्राप्त होता है। मूल विषय वस्तु तो तेलों के प्रयोगों से संबंधित है, वही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि अभी हमने गोविंद भाई की पाठशाला में चमत्कारी तेल पुस्तक उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक में हमने जाना कि तेल निकालने की विधियां, इसके ऊपर संक्षिप्त परिचय। वाकई सही बात है कि हमें आम खाना है, गुठली गिनने से क्या काम। तो तेल कैसे निकाला जाता है, हमें तेल की उपलब्धता जरूरी है। हमें तेल उपलब्ध है तो हमें तेल के प्रयोगों के बारे में जानना चाहिए। हाँ, जो भाई बंधु शुद्धता की बात करते हैं, आज व्यवसायीकरण के कारण शुद्धता का अभाव हो रहा है। इसलिए जहाँ तक संभव हो, जिस चीज़ का संभव हो, जो चीज़ हमारे बस में हो या हमारे समाज के बस में हो, हमें मिलजुल कर उसे शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद।